नमस्कार। मैं राजेश गोयल। लेट्स टॉक भारत एक पॉडकास्ट, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा विचार जिसमें हम बात करते हैं भारत की विरासत की, भारत के उस स्वर्णिम काल की जिसकी चर्चाएं हमने बुक्स में विद्वानों से सुनी है, पढ़ी है, गाई हैं, और एक ऐसे भारत की जिसे हम देखना चाहते हैं विकसित राष्ट्र, जो विजन 2047 का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। उसमें युवाओं का क्या पार्टिसिपेशन होगा, युवा किस तरह से अपने विरासत को और भविष्य को देखते हैं। तो उसी सीरीज में आज मेरे साथ यूथ आइकॉन श्री हिमाद्री सुबन, जो कि चेयरपर्सन हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स के, जो कि एडवाइज़र हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के, जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, और बहुत सारी चर्चा आज मैं करने वाला हूं हमारे गेस्ट, मेरे मित्र हिमाद्री सुबन से। वेलकम, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस एपिसोड में। जो मैंने अभी कहा, तो हिमाद्री, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, हम बात करते हैं भारत की। भारत जैसे ही हम बोलते हैं तो एक विजन डेवलपमेंट होता है, एक संस्कार डेवलप होता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे से जब कोई पूछता है कि भारत क्या है, तो मुझे अटल जी की वो बातें याद आती है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष। और मैं मानता हूँ कि भारत एक बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशनल स्टेट है और एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने आप में बहुत यूनिक है जी। और ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा दूसरा कोई राष्ट्र नहीं है जिसकी संस्कृति इतनी प्राचीन हो, जिसका इतिहास इतना प्राचीन हो। और जिस देश ने पिछले 75 सालों में जिस तरीके से हमने नए मुकाम हासिल किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे अपने लोगों का विकास हो, हम बहुत हद तक बहुत ही सफल रहे हैं। और हमारी जो मॉडल है डेवलपमेंट की, उसकी चर्चा विश्व भर में हो रही है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो। भारत का लोहा हर देश आज मान रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि भारत एक राष्ट्र पुरुष है और भारत अपनी काबिलियत के दम पे, आत्मनिर्भरता के दम पे भारत बहुत विकसित आगे जा रहा है और हम सबका इस पे योगदान निश्चित तौर पर है। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया बात की है। देखिए, भारत एक युवा देश है, और अगर हम बात करें कि पार्टिसिपेशन की, वो चाहे कोई किसी तरह का वो हो, कैटेगरी हो, दैट कुड बी पॉलिटिक्स, दैट कुड बी एजुकेशन, दैट कुड बी स्पोर्ट्स, और जितनी भी विधाएं हैं, जो भी तरह तरह के पार्टिसिपेशन की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, उस पे आज युवा परफॉर्म भी बेहतर कर रहे हैं। मतलब आप स्पोर्ट्स में ही देख लीजिए, आप वीडियोस जो देखने को मिल रहे हैं जिसमें भारतीय संस्कृति को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरह से एक संस्कार, इसके पीछे यूथ क्या देखता है? मतलब यूथ को क्या लगता है कि हमारे जो संस्कार है या जो संस्कृति है, उसका उनके साथ कनेक्ट कैसे महसूस करते हो आप? देखिए, मैं मानता हूँ कि युवाओं में हमारी संस्कृति का जो कनेक्शन है बहुत गहरा है, बहुत डीप है। और 2014 के बाद, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली, उसके बाद से जो बैक टू रूट्स का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से जो हमारा रूट रहा है उस पर हम किस तरीके से वापस जा पाए। और आप देखेंगे कि आजकल मैं जाता हूँ कॉलेजेस, पहले मैं जाता था कॉलेजेस में लेक्चर देने के लिए, तो लोग जीन्स और शर्ट में होते थे। अब मुझे 75% से ज़्यादा लोग मोदी जैकेट में
और कुर्ते पजामे मिलते हैं। क्या बात है। तो ये एक संस्कृति की पहचान है कि लोग को संस्कृति को एम्ब्रेस कर रहे हैं, संस्कृति को पहचान रहे हैं और पहनने के बाद प्राउड फील करते हैं। क्या बात। 2014 के पहले मैं जब जाता था तो सब लोग मुझे मिलते थे वेस्टर्न अटायर्स में और पूछता था मैं उनसे कि आप कुर्ता पजामा इंडियन अटायर क्यों नहीं पहनते हैं, कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद ट्रेंड चेंज हुआ है, एक ट्रेंड सेटर उन्होंने बनाया है कि किस तरीके से जो हमारे ट्रेडिशनल अटायर है उसको भी हम युवाओं पे कैसे हम उसको उनके हम डायनामिक बना पाएँ जी। ताकि युवा भी पहने इसको, पहन सकें इसको। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि युवा जो हमारे कल्चरल अटायर है उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। और दूसरा कल्चरल वैल्यूज़, आप देखेंगे कि जब मैं पहले भी कल्चरल परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज करता था, इंडियन कल्चरल परफॉर्मेंसेस, उस समय बड़ी बड़ी मुश्किल होती थी भीड़ को इकट्ठा करना। और युवाओं तो आप दूर की बात है, आम जन का आना ही बहुत मुश्किल होता था इंडियन कल्चरल परफॉर्मेंस में। आप आज देखिए, मैं हाल ही में कमान ऑडिटोरियम गया हुआ था एक कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए। पहली बार मैं देखा किसी इंडियन कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए लोग वेटिंग लाइन में खड़े। क्या बात है, वाह। बाहर लंबी क्यू थी। क्या बात। और उसमें 50% से अधिक लोग वो युवा थे, कई कॉलेज के छात्र में आए हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे जो पॉलिटिकल और कल्चरल स्फेयर में आया है 2014 के बाद। बहुत सराहनीय है कि हम बैक टू रूट्स की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया को हम लोग भारत का नाम दें। एक तरीके से बैक रूट से कहानी है कि हम अपने जो हमारी ओरिजिनल ट्रेस है उसको हम पकड़ सके और पहचान पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स हम लोग काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं और जो अपनी मूल दायित्व है उससे भटक चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने मूल को पहचाने, राइट से काम करें। बैक टू रूट्स कितना सुंदर लगता है सुनकर के। देखिए, जो देश जो अपनी संस्कृति, जो युवा अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, पतन बहुत जल्द देखा गया है। हम लोग अक्सर जब हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाते हैं तो कुछ दिन पहले तक, अभी मुझे ये कम सुनने को मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले तक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये बहुत सुनने में मिलता था। और यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के बच्चे जो हैं, जो युवा हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बोलते थे कि हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है और डिप्रेशन है। ये शब्द हमने मेरी एज में, मेरी जनरेशन ने जब युवा में थे हम एज में, तब मैंने ये सुना नहीं था, लेकिन ये अब सुनने में आया था। ये तकरीबन आप ये लगा लीजिए कि 90 के बाद के आसपास की बात है। उसके बाद जो बच्चे हुए उनको ये अक्सर सुनने में आता है। और कारण सिर्फ एक ही था कि वो बच्चे अपने कल्चर से डिस्कनेक्टेड थे। फैमिली एक ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, एक संस्कार होता है। अगर आप वहाँ से भटकते हैं तो आप सूखे पत्ते की तरह से झड़ जाते हैं एक पेड़ से। और तभी ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि वहाँ आपके सुनने कहने लायक कोई बचता नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ मार्क्स कम आ गए, कोई दोस्ती टूट गई, कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे भी लोग बड़ी बड़ी बवाल करते थे और बड़े इश्यूज बताते थे। लेकिन जब से हमने अब देखा है कि ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रिकंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग दोबारा से उसको मान रहे हैं, तो ये चीज़ें भी अब कम डिस्कशन में आ रही हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एज युवा, क्योंकि आपने तो एक, मैंने आपका जब आपके साथ में मैं रहा भी हूँ, हमने देश विदेश ट्रैवल भी किया है, तो हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं। पहली चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिमाद्रीश को ये कब लगा कि मीडिया में या एक एक ब्यूरोक्रेसी में या एक इंटरनेशनल अफेयर जो आप कर रहे हैं, आज आप बहुत पॉपुलर हैं। मैं देखता हूँ एम्बेसीज में, मिनिस्ट्रीज़ में और बहुत सारे ऐसे उन स्टेजेस पे आपको मैं देखता हूँ जो कि देश में भी और विदेशों में भी, बड़े मंचों पे जहाँ पर उनके स्टेट हेड्स होते हैं। तो ये इसका बीज कब बोया गया? तो बीज बोने का इंस्पिरेशन थे, आप किताब रखी हुई है मोदी एट 20। अच्छा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इसका इंस्पिरेशन है। ये बुक मुझे लगता है फिर दिखानी भी चाहिए, लिखा हुआ भी है। हाँ। सपने हुए साकार। हाँ, तो जो इंस्पिरेशन रहे हैं वो खुद रहे हैं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था 2014 में, हाँ,
तो समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, और मैं उनका भाषण सुन रहा था 2 अक्टूबर को, वो लॉन्च कर रहे थे अभियान। उन्होंने कहा छात्र हैं हमारे और जो बच्चे हैं वो इस अभियान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। क्या बात। और उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मीडिया अध्यक्ष भी चुना गया था। हाँ। तो मैंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया गेट से, तो क्यों ना हम युवा कुछ करें। तो मैंने फिर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एक मिशन ए सफाई करके मिशन ए सफाई, जी वाह, एक कार्यक्रम शुरू किया। और इसमें हमने करीब 700 से अधिक यूनिवर्सिटीज़, पैर इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को हमने संज्ञान में लाया, एक उनका कंसोर्टियम बनाया। और मिशन फॉर क्लेanलीनेस, स्वच्छता के एक मिशन के तौर पे हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ जोड़ा। क्या बात। और हमने कहा कि हर सप्ताह आप अपने कैंपस में और कैंपस के साथ साथ 1 किलोमीटर के रेडियस में आप स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और ये एक जन आंदोलन बन चुका था छात्रों द्वारा, और ये स्वच्छ भारत अभियान का वन ऑफ द लार्जेस्ट युवाओं द्वारा यूथ लेड इनिशिएटिव ये बन पाया। अद्भुत। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संज्ञान में ये आया। उन्होंने मुझे चिट्ठी भी इसके लिए लिखा था 2015 में कि इनको काफ़ी अच्छा लगा कि एक इनिशिएटिव यहीं से ऊर्जा मिलती है। जी। हाँ, तो एक बात और बताओ, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे इवेंट्स खासकर ये स्वच्छता को लेकर के, आपने ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ देखी गई, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जब मैं देख रहा था तो मैंने देखा, तो वो लाइट्स के ऊपर यूथ क्या कर रहे हैं, मतलब वो कोई अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं? बिल्कुल, वो ट्रैफिक लाइट में हमने कहा कि से नो टू नॉइस कैंपेन। नो टू नॉइस, अच्छा, वो भी तो एक पोल्यूशन है। पोल्यूशन, हमने ये जब पोल्यूशन की बात करते हैं, पोल्यूशन इज नॉट ओनली एयर पोल्यूशन, हाँ, इट इज आल्सो अबाउट नॉइस पोल्यूशन। यस, हाँ, और खासकर दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में। तो हमने क्या किया कि युवाओं को इकट्ठा किया। हमने कहा कि जो युवा इन्वायरमेंट पे और पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, कि आप लोग नॉइस पोल्यूशन पे भी काम करें। ग्रेट। तो हमने जो व्हीकल्स आती थी दिल्ली के पॉपुलर रोड्स में, वहाँ पे हमने युवाओं को डिप्यूट किया। वो लोग वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि आप कृपया हॉर्न ना बजाए। और जो लोग मानते थे कि अच्छा नहीं बजाएंगे आगे से, उनको एक गुलाब का फूल वो देते थे। तो काफ़ी अच्छा एक तरीके से ना जन भागीदारी और जन आंदोलन, जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बनने की, वो बनाने की कोशिश हमने किया। बहुत सुंदर। मैं मानता हूँ कि कई हद तक हम लोग कुछ सफल रहे हैं। नहीं, अच्छा सफल रहे आप। एक फूल किसी के चेहरे पे स्माइल भी लाता है, एक फूल कंपैशन डेवलप करता है। और अगर आप किसी से एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर खड़े होकर उनसे आप सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे से आप हॉर्न ना बजाएं, और फिर आप उनको एक फूल देते हैं, तो मैंने देखा है लोगों के स्माइल्स चेहरे पे। सो ये यहाँ से शुरू हुआ, और यूनिवर्सिटी में आप बने मीडिया अध्यक्ष, मीडिया प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी का डूसू जी। अच्छा, उसके बाद में आप आगे बढ़े तो ये मैंने चल रहा था उस कॉलेज में। तो मैं 2017 में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना वाला था। तो फिर मुझे जो भारतीय जनता पार्टी की जो युवा मोर्चा है, यूथ विंग, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि आप क्यों ना स्वच्छ भारत अभियान के कन्वीनर बनते हैं। क्या बात। बीजेपी के। अच्छा। 1 साल कन्वीनर था, 2017 से 2018 तक में कन्वीनर था। अच्छा। हेडिंग दी स्वच्छ भारत अभियान डिवीजन दी बीजेपी। मैंने उस पर फिर स्वच्छ भारत पे काम किया। और फिर 18 में हमने कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स, क्योंकि भारत, आपने जिक्र किया कि भारत एक युवा देश है, हमने कहा जब इतनी युवा जन आबादी हमारे पास है, परंतु हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ के लिए कन्फेडरेशन है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, युवाओं के लिए ऐसा। बहुत सुंदर ये बात। हमने कहा कि कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स का महत्वपूर्ण योजना है, हमें इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। हाँ। और आज मैं मानता हूँ कि आज ये देश की प्रतिष्ठित संगठन है। बिल्कुल है। कई युवा संगठन इसके मेंबर्स हैं, करीब 50,000 युवा मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स इसके स्वयंसेवक के तौर पे मेंबर्स हैं इसके। और जो देश की विचारधारा है, जो देश की जो रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाए, किस तरीके से जो देश की संस्कृति है उसको हम युवाओं के बीच पहुंचा पाए, किस तरीके से देश की संस्कृति है उसको विश्व भर में ले जा पाए, जो कहते हैं आजकल सॉफ्ट पावर की बात है। तो हमारा मेन मकसद
जो है वो है कि सॉफ्ट पावर पोटेंशियल भारत की रही है, उसको हम कैसे विश्व के जन जन तक लेके जा पाए। और साथ ही में जो हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बहुत सराहनीय काम कर रही है, कैसे हम विश्व के लोगों को पहुंचा पाए, अपनी जो डायस्पोरा को पहुंचा पाए कि हमारी सरकार ऐसा काम कर रही है, ताकि अगर किसी को मदद मिल पाए, किसी और डेवलपिंग कंट्री को मदद मिल पाए, तो वो भी हमारे से सीख सकते हैं। बहुत उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, किस गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर पाए, किस तरीके से जो हमारे कॉन्सेप्ट है डिजिटल इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया का, स्वच्छ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, उसको हम लोग प्रमोट कर पाए ग्लोबल स्टेचर पे। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और युवाओं को एकत्रित कर रहे हैं, और जो सपना है नव भारत का, एक नया भारत का, उस पर हम अग्रसर हैं। ग्रेट। तो जो अभी हिमाद्रिश ने बताया कि युवा एक ऊर्जा है, अगर ये कंस्ट्रक्शन की तरफ लग जाए तो ये भाग्य भी बदल सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि वही युवा अगर किसी गलत रास्ते चले जाए तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, यानी कई चीज़ें ऐसी हैं जो देश के किसी किसी कोने में देखने को मिलती हैं, नशा हो गया या बाकी सब चीज़ें हो गई। एक ऐसा युवा जो देश में नहीं विदेशों में भी भारत का नाम करता है, एक कॉन्फेडरेशन के थ्रू इतनी बड़ी वॉलंटियर एक सेना फौज की जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं हिमाद्री आपके जो प्लेटफॉर्म से, कॉन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स। ये एक तो है सिर्फ बात करना और एक है यथार्थ, उसको ज़मीन पर लाना, देश में विदेश में अपनी बात को पहचानना, उन वहाँ तक जाना, अपनी बात को विदेश के उन मंचों पर रखना, एनआरआईज के साथ में कनेक्ट बनाना, और कल्चरल एक्सचेंज, पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाना, स्टेट टू स्टेट, उसमें एक बड़ी भागीदारी निभाना, ये बहुत बड़ी बात है, हमें प्राउड है। और इंटरनेशनल, क्योंकि आपका ये मैंने जो प्रोफाइल ओवरऑल देख रहा हूँ वो एक्चुअली एक इंटरनेशनल, एक काइंड ऑफ एम्बेसडर, यूथ एम्बेसडर जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो आपको मैंने एम्बेसीज में बहुत आपका मैंने वो देखा है कि भाई एक तो होता है कि भाई आप अगर किसी पोजीशन पे हैं, स्टेट पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट पे हैं, तो वो पोजीशन मिलती है, बट आपका तो एक कॉन्फेडरेशन है, एंड इस कॉन्फेडरेशन के होने, इसके चेयरमैन या चेयरपर्सन होने का जो आपका दायित्व है, उसकी वजह से आपको जो ये जो एक रिगार्ड, एक पोजीशन को जो एक सम्मान मिलता है, तो आपको ये यहाँ तक तो आपने अर्जित कर लिया, अब आगे क्या? आगे हमारा मकसद वही है कि जिस तरीके से देखिए, एक हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, और भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो इसे बनाने में युवाओं की जो जिम्मेदारी है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, यस। और जो हमारे डायस्पोरा है बाहर, उनकी भी बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से जो भारत की योजना है, जो भारत नए नए मुकाम हासिल करता है, चाहे वो चंद्रयान क्यों ना हो, ऐसे बातों को हम लोग किस तरीके से हम लोग विश्व भर में लेके जा पाए, और हम लोग एक तरीके से जो मिशन है सरकार का, उस पर आहुति दे पाए, योगदान कर पाए। तो मुझे लगता है ग्लोबल स्केल पे भी हम लोग भारत की बात सुनाता हो, ग्लोबल स्केल पे भी जाके हम लोग भारत की बात सुनाएंगे। जिम्मेदारी है आपकी। जी बिल्कुल। Yes. तो भारत की सॉफ्ट पावर पोटेंशियल है। मैंने कहा कि भारत एक राष्ट्र पुरुष है। क्यों है राष्ट्र पुरुष, ये बताना बहुत ज़रूरी है। राइट। और मुझे लगता है कि जब युवा ये चीज़ बताते हैं विदेशी मेहमानों को, तो उनको सुनने में आकर्षण लगता है, उनको लगता है कि नया थॉट प्रोसेस मिलता है, और वो लोग मानते हैं कि हाँ, भारत का योग। आपके प्रोफाइल में वसुदेव कुटुंबकम इसका जिक्र है, इसको भी बताइए थोड़ा। ये वसुदेव कुटुंबकम तो हमारी संस्कृति, हाँ, हमारे डीएनए में रहा। हाँ, वसुदेव, हाँ, यस। तो वसुदेव कुटुंबकम का मकसद यही है कि हम, भारत का ही मकसद रहा है कि हम सबसे मित्र रहें, और हम लोग सिर्फ बातें नहीं करते हैं, पर हमने यथार्थ, हमने ग्राउंड पे भी इसको हमने इस्टेब्लिश किया है कि अगर विश्व में कुछ भी कहीं होता है तो भारत सबसे पहले रिस्पॉन्डर रहेगा।
बहुत सुंदर। चाहे कोई ऐसा देश भी क्यों ना हो जिससे हमारे संबंध ठीक ना हो, हमारे राजनयिक संबंध ठीक ना हो, पर अगर कुछ त्रासदी होती है तो उनके अपने जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं, उनके आने के पहले भारत खड़ा रहेगा उनके साथ। ये तो हम अक्सर देखते ही हैं। हमने किया ही है। ये तो अक्सर देख रहे हैं। आप कोई भी देश तुर्की देख लीजिए, किसी के साथ भी कुछ होता है सबसे पहले भारत पहुंचता है वहाँ पे। तो ये भारत की राष्ट्र नीति है। राष्ट्र नीति है, ये हमारे डीएनए में वसुधैव कुटुंबकम। वाह। वर्ल्ड इज वन फैमिली। Yes. अभी G20 संपन्न हुआ, G20 का थीम ही ये था, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक नया सब्जेक्ट जो आपसे डिस्कस करना था वो यही था, आपने G20 में आप जब इन्वॉल्व थे, एक तो आप किस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, और आपने आईआईपी में भी, और मैंने बहुत सारे जगहों पर आपका देखा, कई कार्यक्रम आपने किए, इनफैक्ट कर्टन रेजर प्रोग्राम आपने किए और भी कई कार्यक्रम आपने किए। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताओ, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? तो G20 में 8 ऑफिशियल इंगेजमेंट्स ग्रुप है G20 के, जिसमें Y20 हुआ यूथ, C20 हुआ सिविल सोसाइटी। तो मैं C20 का जो इंगेजमेंट ग्रुप था उसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर था। वाह। हमको याद है कि हमने आईआईपी में कर्टन रेजर इवेंट जो पहला कार्यक्रम हुआ बिल्कुल किया था G20 के साथ, वो हमने आईआईपी में ही किया था। यस। तो उसके बाद हमने कई कार्यक्रम किए, क्योंकि ये हमारी सरकार का ये एक मकसद था कि ये जन आंदोलन बन पाए। तो किस तरीके से जन आंदोलन हम लोग बना पाते हैं, इसके लिए अपने जन जन तक हम लोग पहुँचे, ताकि सुने ये एक इसका पार्टिसिपेटरी प्रोसेस बनता है पूरा जी। G20 का, कि कुछ लोग सरकार में बैठ के इसका फैसला ना ले कि किस तरीके से G20 के लोगों को क्या चाहिए, बट जो हमारे ग्रास रूट के लोग हैं, ग्रास रूट के संस्था हैं देश भर में, उनकी भी जो बात है वो वर्ल्ड लीडर्स तक पहुँचे। बहुत सुंदर। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो अमेरिकी राष्ट्रपति से लेके फ्रांस के राष्ट्रपति सबने पढ़ा, और इस पे जो आवाज़ थी वो उन लोगों की आवाज़ थी जिन तक आज तक पहुँचा नहीं। तो ये बहुत बड़ा, हम लोग अक्सर कहते हैं कि G20 जो प्रेसिडेंसी रहा इंडिया का, इट वाज अ वेरी यूनिक प्रेसिडेंसी। बिल्कुल। Why was that unique? Because it was a public, it was people-led process. यस। Very participatory process. जन भागीदारी के द्वारा हमने G20 में छोटा सा हमने एक कंट्रीब्यूशन किया। छोटा तो नहीं कहेंगे, कंट्रीब्यूशन तो बड़ा ही था। और एक आप मुझे और बात बताइए कि G20 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, और यूथ का पार्टिसिपेशन उसमें अद्भुत था। और आपका हिमाद्रीश एंड उनकी जो बाकी कॉन्फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी बहुत जगहों पर जा के इवेंट्स किए। हमें गर्व होता है ये देख कर के कि युवा कैसे एक मिशन में अपनी भागीदारी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि ये जो सब हो रहा है, ये जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच डेवलप हुआ है जी, इसमें आप अपने संस्कारों को, और हम बात करते हैं हमारे धर्म की, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। आपके तो नाम में ही हिमाद्री सुवन है, तो हिमाद्री सुवन का ही मतलब बताओ पहले तो मुझे। यूथ को पता होना चाहिए मेरे नाम का क्या ऑरा है। सो हिमाद्रीश का मतलब होता है हिमालय, भगवान शिव। ओके। और सुवन हनुमान। अच्छा। सुवन जो है हनुमान चालीसा में है। हाँ। शंकर सुवन के केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। अच्छा। दरअसल मेरा जन्म श्रावण मास में मंगलवार का दिन हुआ था। क्या बात। तो जो मेरे अंकल थे उन्होंने कहा कि हिमाद्रीश शिव जी हो गए श्रावण मास, और सुवन हनुमान जी मंगलवार। क्या संस्कार है। तो हिमाद्रीश प्लस सुवन, तो भगवान शिव और हनुमान का स्वरूप, क्या बात। हिमाद्रीश सुवन ये नाम दिया। अद्भुत है। देखिए, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि जो नाम आपका है उसका एक ऑरा है, उसका एक विजन है, इसको आप जरूर पहचानें। और अब देखिए कि तो कहीं आप कोई कमी तो ऐसी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे मैं आपके लिए बोलता हूँ, जैसा नाम है ऐसा काम भी है। तो इस उम्र में, इतने कम एज में इतना सब कुछ पा लेना, ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है ऐसा।
अब आगे क्या? विकसित राष्ट्र का जो मिशन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इसमें आपकी भागीदारी क्या है? देखिए, जो हमारी कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स है, चाहे हमारी हमारी इंस्टीट्यूट है, यस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड लीडरशिप, तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका मकसद यही है, क्रिएट पब्लिक लीडर्स फॉर न्यू इंडिया। अगर हम अच्छे राष्ट्र नेता बना पाएंगे, शिक्षित लोग बना पाएंगे, ये लोग जो विकसित भारत का सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस पर ये लोग आहुति दे पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो एक तरीके से इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग एक राष्ट्र जागृत पुरुष निर्माण कर पा रहे हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल युवा, बहुत सुंदर। उसका हम लोग एक बिल्ड ऑन कर पा रहे हैं। दूसरा, कन्फेडरेशन के माध्यम से एक युवाओं पे एकत्रित प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएँ, और वो जिस तरीके से सरकार के लिए काम करना चाहते हैं, हम लोग उनको प्लेटफॉर्म देंगे, और वो भी अपना जो वो अपने आप को सिस्टम का पार्ट समझ पाएँ, और जब वो सिस्टम का पार्ट समझेंगे तो जो सपना है विकसित भारत का, उसमें लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक। हमारा मकसद यही है कि जिस तरीके से हम लोग युवा को एकत्रित कर पाएँ, और जो सपना है सरकार उसको हम साकार कर पाएँ। ठीक। आपने जो मैं अभी देख पा रहा हूँ वो ये कि एक काइंड ऑफ नेटवर्क, यानी कनेक्टेड डॉट्स को जो कनेक्ट किया है हिमाद्रीश ने अपने संस्था के माध्यम से, इंटरनेशनल अपना पोजीशन बनाकर रखना, फिर G20 के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, और कई तरीके से। तो इनका आपका जो यूथ पार्टिसिपेशन विद एम्बेसीज रहता है वो बहुत अमेजिंग है। एम्बेसीज के अंदर यूथ को एम्बेसडर्स के साथ में, जो विदेश से हमारे यहाँ जो डिप्यूटेड एम्बेसडर्स हैं ऑफ देयर ओन एम्बेसीज, वो सामने डाइस पर होते हैं। हिमाद्रीश और उनकी टीम के जो खास लोग होते हैं वो सामने होते हैं, और यूथ इनसे क्वेश्चन करता है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, कंट्री टू कंट्री जो भी उनके सब्जेक्ट होते हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो ये सब जो इतना सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे कितनी बड़ी टीम काम कर रही है? काफ़ी लोग काम करते हैं इसके पीछे, क्योंकि जब आप आते हैं कार्यक्रम में आपको लगता है ये सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी लोग काम करते हैं इसके पीछे। तो ये एक हमारा विजन था कि क्यों जो डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, जो राजनयिक संबंध होते हैं, वो क्यों सिर्फ सरकार पर सीमित रहे। हाँ, यस। क्यों ना ये भी जन आंदोलन बन पाए। बहुत बढ़िया। क्योंकि कभी कभी कुछ काम सरकार नहीं कर पाती, वो एक ऐसे कार्यक्रम कर पाते हैं। ठीक। तो ज़रूरी है कि ये एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस भी एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस बन पाए, ये बहुत ज़रूरी है। राइट। पे हमने कहा क्यों ना, मैंने जब शुरू किया तो हमने कहा कि जितने भी विदेशी मुल्क हैं उनके साथ आज तक युवा वार्ता नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री लेवल पे हुआ है बातचीत, उनके राष्ट्र अध्यक्षों के लेवल पे हुआ है, पर युवाओं के बीच में कोई वार्ता नहीं हुआ है, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। यस। तो हमने इसी माध्यम से हमने प्रथम भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत जर्मनी, काफ़ी देशों का यूथ डायलॉग, यूथ टू यूथ कनेक्ट बना है अपना। हाँ। और प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा है जो डायलॉग सीरीज हमने किया है। सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थे उस समय भी, तो काफ़ी सक्सेसफुल एक ये मॉडल रहा है किस तरीके से हम लोग युवाओं के बीच में, और ये एक माध्यम है भारत की आवाज़ बुलंद करने का। भारत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से हम लोग भारत की बात जो विदेशी राजदूत हैं और जो उस देश के लोग हैं, उस देश की जो युवा शक्ति है, उसको पहुंचा पाए। तो बहुत अच्छा माध्यम है बहुत कम्युनिकेशन का। बहुत सुंदर। बातचीत करते करते बहुत सारी बात जहन में आती हैं, और एक बात और जो मुझे आपसे पूछनी है कि देखिए, अवार्ड्स और ऑनर्स जो होते हैं, ये भी एक आपको मोटिवेशन तो मिलता ही है। तो आप बहुत सारी संस्थाओं से या तो अवॉर्डेड है या ऑनर किया गया है उन्होंने आपको, यूनेस्को और इकोसॉक, यूनिसेफ, DPI, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड आपको मिला है। ये यूनाइटेड नेशंस के कितने सारे संस्थाओं ने आपको अवार्ड किया है, ऑनर किया है। ये किस परिप्रेक्ष्य में था, मतलब सब्जेक्ट क्या है? वाई यूथ एक्टिविटीज, यूथ डेवलपमेंट के लिए, कि किस तरीके से युवाओं को हम लोग जोड़ पाए हैं, युवाओं पे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं। इन सब के रिकग्निशन में
संयुक्त राष्ट्र से लेके हाँ। डॉक्टर कलाम के जो परिवारजन हैं उन्होंने सम्मानित किया। तो अच्छा है, बहुत सुंदर। और 20 यूथ लीडरशिप अवार्ड, इंडिया टॉप 20 यूथ लीडरशिप अवार्ड, ये तो कुछ खास समझ में आ रहा है, जरा थोड़ा बताओ ना इसके बारे में। तो एक काफ़ी प्रोमिनेंट संस्था है भारत की, तो उनका कुछ एक सर्वे हुआ था लगभग 2016 में, तो उसमें उन्होंने हमें शामिल किया, अच्छा, हमें किया। तो 2016 में ये मिल चुका था। हाँ 16। क्या बात है, इसका मतलब तो आप तब से ही आप नोटिस हो रहे हैं, है? तो अब मैं आपसे 2-3 ऐसी बात मुझे करनी है जो थोड़ी जर्नल है बट इम्पोर्टेंट है। भारत एक ऊर्जावान देश है, हमारी लीडरशिप उस तरफ हमें मोटिवेट भी कर रही है, उस तरफ बढ़ भी रही है। 25 साल का जो टारगेट है विकसित राष्ट्र का, वो भी एक हमारे सामने अब एक काइंड ऑफ विजन है कि इसको अचीव करना है। ऑन द अदर हैंड हम लोग उन युवाओं को कैसे इन्वॉल्व करें जो अब तक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर नहीं बट समहाउ वो सेल्फ हार्मिंग अप्रोच पर है, उनको कैसे कनेक्ट किया जाए। यानी हम सुनते हैं दिल्ली में भी और पंजाब में भी अक्सर, जो कि हमारा एक स्वर्णिम स्टेट हुआ करता था, मतलब पूरे देश को एग्रीकल्चर जो मिलता था, क्रॉप मिलती थी, वो वहीं से मिलती थी। आज स्थिति वहाँ पर काफ़ी दयनीय जैसी हो रखी है। इधर तो दे आर शिफ्टिंग टू कनाडा, और या फिर वो इस युवा शक्ति को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। देखिए, आज मुझे लगता है कि ब्रेन ड्रेन जो बात करते हैं कि वो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत समस्या है, और ये भारत के लिए पूरे विश्व भर में हर देशों के लिए एक कठिन समस्या है। किस तरीके से जो हमारे ऊर्जावान युवा हैं, चाहे वो रास्ता भटक क्यों ना गए, उनको हम अपने देश में ही रखें, वो देश में अपॉर्चुनिटी दे और देश में साधन दे ताकि वो बाहर ना जा पाए। परंतु हम देख रहे हैं कुछ सालों से कुछ युवा भटक चुके हैं और वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और चाहे भारत में भी अगर हैं तो वो एक पैसिव सिटीजन की भूमिका निभा रहे हैं, मतलब कि वो कुछ भारत के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो ऐसे युवाओं के लिए जो हमने कहा सोसाइटी वैल्यूज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पारिवारिक परिपेक्ष और पारिवारिक जो उद्बोधन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली पृष्ठभूमि से आते हैं जिसमें कि नेशनलिज्म का स्ट्रेंथ हो, भाव हो कि भारत के लिए कुछ करना है, तो उनके जो परिवारजन हैं वो खुद उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप कीजिए। और सरकार की इसमें भूमिका बहुत लिमिटेड है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, तो हमें खुद स्वयं चुनने की आज़ादी है कि हम क्या करना चाहते हैं, फ्रीडम जनरेट करना चाहते हैं। हम यहाँ भारत में फोर्स नहीं करते किसी को कि आपको यही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो जब हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र की माँ है, जननी है, तो मुझे लगता है कि हम युवा साथी उनको बता सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। पर हम कोई नहीं होते हैं इनको बताने वाले कि आप ये करें या ना करें। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है पारिवारिक पृष्ठभूमि। अगर आपका जो परिवार है, आपके माता पिता है, वो राष्ट्र निर्माण में कुछ कार्य करते आए हैं या प्रोत्साहन करते हैं, तो आप स्वयं जब आप बड़े होंगे, जब आप कॉलेज पे घुसेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो आपकी पृष्ठभूमि भी अलग रहेगी। ठीक, तो वो जो नर्चर है, जो केयर है, वो बचपन से ही एक परिवार में मिल जाता है। उस कारण वो आपका जो रंग रूप है वो बहुत सुंदर। अब एक और बात अगर महिलाओं की ना हो तो डिस्कशन का बहुत वो नहीं है। अभी एक बिल पास हुआ है जी, नए संसद भवन में, पहला बिल जो पास हुआ है वो महिलाओं को जो सशक्तिकरण करना या उनको जो एक राइट्स देना, और ऐसा कहा भी जाता है अगर आपने किसी देश की संस्कृति को या विरासत को या उनके भाव को समझना है तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या है वो आप वहाँ से पहचान सकते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स में या इन टोटलिटी देश में जिस तरह का पार्टिसिपेशन अब महिलाओं को मिला है, क्या ये सफिशिएंट है? आप किस तरह से देखते हैं और आपकी संस्था में पार्टिसिपेशन कैसा है? देखिए, मैं मानता हूँ कि
महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुरुष जो साथी हैं उनको अपनी सोच बदलनी होगी। हमारे कॉन्फेडरेशन में हमने ऐसा किया है कि हमारे जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हैं मोर देन 60% ऑफ देम आर फीमेल्स। ऐसा सिस्टम किया। और जब भी नवरात्रे आते हैं चाहता है वी ऑलवेज रिक्रूट 9 इंटर्न्स। 9 इंटर्न्स हमारे यहाँ रिक्रूट होते हैं और उसी माध्यम में एक मौका है कि इनको हम लोग मेन स्ट्रीम में ला पाए, इनको और अपॉर्चुनिटी दे पाए। क्योंकि जो हमारे पुरुष साथी है वो कहीं ना कहीं से घुस ही जाते हैं। पर इम्पोर्टेंट है कि जो हम कि महिलाओं के विकास के बिना और उनको एक प्लेटफॉर्म दिए बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो अपने महिला साथी हैं उनको हम लोग प्लेटफॉर्म दे पाए। और कन्फेडरेशन मानता हूँ कि ये काफ़ी जेंडर न्यूट्रल संस्था है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 लोगों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, एक महिला और एक हमारे जो भाई बंधु हैं नॉर्थ ईस्ट के। इन दोनों लोग को मैं कहता हूँ प्रायोरिटी दो। अगर ये अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द फीमेल ऑफ आवर कंट्री एंड द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। बहुत सुंदर, इनको प्रायोरिटी दीजिए। तो मुझे लगता है कि हम इसमें कई हद तक एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। किस तरीके से जेंडर गैप है उसको हम लोग कम कर पाए। बहुत सुंदर। एक मेरे को और आपसे इस चर्चा के वजह से ही मुझे ये एक क्यों मिलता है कि मैं एक डिस्कशन पर और जाऊं। यूथ जो आज रोजगार को देखता है, खासकर सरकारी नौकरी को, वर्सेस जो यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या बाकी बहुत सारी योजनाओं के थ्रू अपना कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यूथ को वो कैसे एश्योरेंस मिले? अक्सर हम बेरोजगारी की बातें करते हैं, तो जितने लोन मिले हैं अगर हम पर फैमिली अगर उसकी बात करें तो बहुत लोगों को लोन मिला है, ऐसा फैक्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? should not be a job seeker, rather be a job giver. यस। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो कॉन्सेप्ट स्टार्टअप इंडिया का, स्टैंड अप इंडिया का, स्टैंड अप इंडिया मतलब क्यों आओ खड़े हो भारत, और इसके माध्यम से आप देखिए युवाओं को कितनी स्टार्टअप्स आजकल हर 2 मिनट एक स्टार्टअप रजिस्टर हो रहा है इंडिया में। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वी आर क्रिएटिंग मोर यंग पीपल हु कुड बी ए जॉब गिवर्स यस rather than they being job seekers. ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है भारत में। और ये स्टार्टअप्स और देखिए यूनिकॉर्न बन रहे हैं स्टार्टअप्स, दे आर क्रॉसिंग टर्नओवर ऑफ 100 CR। तो जो ये नहीं कि ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन के रह गया है कि स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने, ताली बजा काम कर, ये नहीं, ग्राउंड पे ये कार्यक्रम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और मैं क्योंकि कन्फेडरेशन चलाता हूँ, हमारे पास तो कई ऐसे युवा आते हैं जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। आज आप देखिए फॉक्स नट्स, मखाने, ये विजन था प्रधानमंत्री जी का यही कि आज देखेंगे इतना अच्छा रिच फूड मखाना विश्व भर पे लोग जानते नहीं थे कि भारत का ही उत्पाद। आज आप देखिए मखाने को स्टार्टअप इंडिया में तो ऐसे स्टार्टअप्स है जो फॉक्स नट्स को प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबली, मेक इन इंडिया ब्रांड के अंदर। ये आप देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गहरा है, बहुत डीप है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप ऑन ग्राउंड फील कर सकते हैं। मैं तो नहीं, वो तो वहाँ से हाँ ये तो है। हैरान रहता हूँ, वो कहते हैं कि सर मेरा 1 साल में टर्नओवर 50 CR पहुँच गया, सर मेरा टर्नओवर 170 CR पहुँच गया। और ये लोग युवा ऐसे युवा है जो गांव की पृष्ठभूमि से आए हैं, वो शहर में आके उन्होंने इतना बड़ा रोजगार लोगों को तैयार किया है। वो एक हमारे मित्र है, मैंने बात किया खाने की, वो हमारे रांची का रहने वाला है, झारखंड प्रदेश का। वहाँ से वो ये फॉक्स नट मखाने का बिजनेस उसने शुरू किया। जब वो दिल्ली आया तो मात्र 150 रुपये लेके दिल्ली आया। अच्छा, 150 रुपीज़। सो कुछ नहीं पता था क्या करना है। वो बैंक गया, उसके स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लोन प्राप्त किया, तो करीबन 5 लाख रुपए के आसपास मिल गया। उसके माध्यम से उसने एक बहुत बड़ा मखाने का बिजनेस तैयार किया। आज उसी कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ प्लस है। ओह वाह। वो अकेला 150 रुपीज़ लेके आया था आज, और कितने समय में? 1 साल में। ये बेस्ट स्नैक्स है हमारे लिए। कई जो राजदूत है पहले वो खाते थे फ्रेंच बेकरी, आज मैं एकदम मखाना खाता हूँ। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, भारत का योगदान आज दुनिया मानते हैं, और बहुत एक अहम भूमिका। बहुत धन्यवाद है सरकार का, सरकार ने ऐसी योजना बनाई
युवा आज अपने पैर पे खड़ा हो पा रहा है। युवा अगर चाहे तो प्रगति के रास्ते को खोल सके। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वो जो एक कविता हम गाया करते थे, वो आज देखने में मिलती है। देखते हैं हम कि इस तरफ कंस्ट्रक्टिव वर्ल्ड बन रहा है। ऑन दी अदर हैंड निर्माण की तरफ अगर लगे युवा तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस युवा शक्ति को ही पहचाना है और उन्हीं को वो एक दिशा दे रहे हैं। और भारत को अगर हम बात करें तो भारत का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य के प्रति, सुरक्षा, स्वच्छता और जितने भी ये जो आयाम हैं हेल्थ को लेकर के या एक आपके रोजगार को लेकर के या बाकी सुरक्षा को लेकर के, अब आप देखिए कि स्पेस में भी भारत की बात होती है और आईटी में भी भारत की बात होती है। इधर जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें भी भारत के ब्रह्मोस जैसे उनकी बात हो रही है। योग देख लीजिए, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और जहां वो हाथ लगा दे वहां वो अगले साल प्रॉफिटेबल हो जाता है। युवा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आज की इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में आपके साथ हिमाद्रिश बहुत जानकारी मिली। यूथ को वो दिशा या यूथ को वो जो मंच आपने प्रोवाइड किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि आप एक स्टेटमेंट आप ऐसा दीजिए जो एक कंस्ट्रक्टिव वर्ल्ड या एक भारत की जो छवि आप कैसे देखते हैं युवा के प्रति, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट पे आप गहराई से काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा स्टेटमेंट ये रहेगा, यूथ फॉर न्यू इंडिया, नव भारत के लिए युवा शक्ति। क्या बात है, वाह! जो बदलाव हम देख रहे हैं, हिमाद्रिश ने जो बताया, ये जो हमारा विजन है 2047 का, राष्ट्र हमारा विकसित राष्ट्र हो, और विकसित राष्ट्र होने की जो डेफिनेशन है वो भारत की कुछ अलग होगी, मेरा ऐसा मानना है। आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी हो, आपके पास में हेल्थ हो, हाइजीन हो, ये सब तो एक बेसिक है। भारत का जो संस्कार है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, भारत का जो संस्कृत है भारत की, ये सब भी आज हमारे युवाओं में और विश्व भर में फैले, एक्सेप्टेबल हो। इस भावना के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं और आपको भी बार बार हम बुलाते रहेंगे, क्योंकि आज जो भी चल रहा है आपका, वो बार बार डिस्कशन करने से यूथ आपसे कनेक्ट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स टॉक भारत के इस एपिसोड में जो चर्चा हुई है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही फ्रूटफुल दिखाई दी है। एक और ऐसे ही पॉडकास्ट को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे एक नई शख्सियत, एक नई ऊर्जावान शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।